तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली रोटेशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड, मतलब दो तीन सवाल हैं बेसिकली और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर जेईई के ही हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए क्योंकि अगर वो कर लोगे तो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस तो आपके पास आ ही जाएगा। बाकी किसी भी तरीके के क्वेश्चन उसके बाद आप अटैम्प्ट कर सकते हो। और जो भी ये दो तीन क्वेश्चन जितने भी मैं अभी आपको कराऊंगा, तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। किसी भी तरीके की गैसिंग मत करना, मतलब ये मत सोचना कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है, तो सीधे सीधे इक्विलेटरल ट्रायंगल को आपने टेक आउट कर दिया। फिर देखा कि हाँ भैया ने कुछ और तरीका बता रखा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, मतलब आंसर सही है। तो ऐसा मत समझना, ऐसा मत करना। बिल्कुल हर एक मेथड के कॉन्सेप्ट में फोकस करने की कोशिश करना कि हर एक क्वेश्चन जो है वो किस मेथड से हो रहा है, क्योंकि रोटेशन थ्योरम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ काफ़ी ईजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अलग अलग मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इसके जेई एडवांस्ड में तो मेरे को उतने सारे क्वेश्चंस मिले नहीं, बेसिकली दो तीन क्वेश्चंस मिले हैं, या ये ट्रिपल ई और जेई मेंस के, तो वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को खराब करे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन में हमसे बोला है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3 एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो है आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये किसी ट्राइंगल की वर्टिसेस है। वो ट्राइंगल कौन सा है हमसे पूछ रहा है, कि इक्विलेटरल है, कि राइट एंगल है, कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब थोड़ा अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं जरा, तो हम ये रिलेशन को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ये जो रिलेशन है वो इस तरीके का पूछा है, वो पूछा है Z1 माइनस Z3 अपॉन, यहाँ पर लिखा है Z1 माइनस Z3 अपॉन, नीचे पे लिखा हुआ है अपने पास Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास 1/2 माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2। अब यहाँ पर ये जो चीज़ दिखी है ना, आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2, पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो, एक मिनट पिछली वीडियो में चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ इस तरीके की फॉर्म्स आपके सामने डिस्कस करी हुई थी। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब, या फिर थोड़ा सा और अगर हम बैक ऑफ द पॉइंट जाए, तो हमने क्या डिस्कस करा था बेसिकली, अगर आपको याद हो, हमने इस तरीके की चीज़ें डिस्कस करी थी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मेरे को Z1 से Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट होना है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस ऑफ थीटा। पर यहाँ पर हमें ई रेज टू द पावर में कभी भी चीज़ें गिवन नहीं होंगी, तो आपके पास सबसे पहला काम होना चाहिए कि इस वाली चीज़ को किस में आपको कन्वर्ट करना है, यूलर फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। अब ई रेज टू द पावर आई थीटा मेरे पास क्या होता है, आप सबको पता होगा, ई रेज टू द पावर आई थीटा की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास कितनी होती है, वो होती है मेरे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Z1 माइनस Z3 और अपॉन में मैं लिख रहा हूँ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ π/3। अब आपको ये फॉर्म बिल्कुल ईजिली दिख रही होगी। यहाँ पर मेरे पास बन रहा है Z1 माइनस Z3 और ये मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास बराबर है बेसिकली Z2 माइनस Z3 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किसका, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/3। अगर माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो कैसे एंगल को रोटेट करा गया है, क्लॉकवाइज एंगल को रोटेट करा गया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल ईजिली। अब बारी आती है कि यहाँ पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 माइनस Z3, वो कब अचीव हो रहा है, जब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माइनस Z3 में किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं ना, बेसिकली ये आपके पास क्या लिखा है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये उस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका टेल मेरे पास क्या है Z3 है और जिसका हेड मेरे पास Z1 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर इसको पीछे फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है बेसिकली Z1 माइनस का Z3 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है Z2 माइनस का Z3 इंटू, यहाँ पर लिखा हुआ है ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/3। यही चीज़ आपके पास लिखी हुई है शायद, Z1 माइनस Z3 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/3। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को फाइनली अचीव करना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई हो रखा है इस वाली क्वांटिटी का। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे पढ़ोगे, ये अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको आपको पढ़ना है Z1 माइनस Z3, तो Z3 मेरे पास क्या होती थी, Z3 होती थी मेरे पास टेल, और Z1 मेरे पास क्या होता था, Z1 होता था मेरे पास हेड। अगर थोड़ी देर के लिए आप Z1 को A मान लो, बेसिकली मेरी बात मानो, आप इसको A मान लो और आप Z3 को मान लो B, और तो Z3 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, Z3 बराबर हो जाएगा B के, और Z2 किसके बराबर हो जाएगा, Z2 बराबर हो जाएगा C के। तो एक वेक्टर है मेरे पास AB वेक्टर, ध्यान से समझना, एक वेक्टर है मेरे पास AB वेक्टर, दैट इज फाइनल वेक्टर, और एक वेक्टर है मेरे पास BC वेक्टर। BC वेक्टर और BA वेक्टर, दो वेक्टर है मेरे पास। सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ BC वेक्टर को। तो BC वेक्टर को मान लो मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट करा, ये मेरे पास है पॉइंट कौन सा, ये मेरे पास है पॉइंट नंबर B जिसके कोऑर्डिनेट है Z3, और ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है C जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं Z2, और एक वेक्टर फाइनल जो अचीव हो रहा है दैट इज BA वेक्टर। तो BC वेक्टर से हम फाइनली अचीव कर रहे हैं कौन सा, ये पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास Z1। ये BA वेक्टर है, कब अचीव हो रहा है, जब एंटी क्लॉकवाइज, कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, AB में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको, ई रेज़ टू द पावर माइनस π/3 को, और कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी बेसिकली मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पर C लिखना चाहिए। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ पर मेरे को C लिखना चाहिए, और थोड़ा सा उल्टा हो गया है काम, यहाँ पर मेरे को लिखना चाहिए C
एक सेकंड, यहाँ पर मेरे को लिखना चाहिए बेसिकली सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हैं, सी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास Z2, और यहाँ पर लिखना चाहिए मेरे को कितना, यहाँ पर लिखना चाहिए मेरे को A, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास Z1। तो Z2 माइनस Z3 वेक्टर में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का π/3। ये जो एंगल है, ये एंगल मेरे पास कितना है, माइनस का π/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Z3 माइनस Z1 माइनस Z3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली आपका थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अपॉन में कोई भी मॉड्यूलस अपन को गिवन नहीं है, तो कभी भी मॉड्यूलस गिवन नहीं होता है, तो हम यहाँ पर अल्टीमेटली क्या क्लेम कर सकते हैं, अपन ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो साइड होगी वो इस साइड लेंथ के बराबर होगी, और इन दोनों साइड लेंथ के बीच का एंगल कितना है, π/3 का एंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा ट्राइंगल ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जिसमें दो साइड लेंथ इक्वल हैं और उन दोनों साइड लेंथ के बीच का एंगल 60 डिग्री है। दिस इज द ओनली वन ट्राइंगल विच इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा मेरे पास, वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो कई बच्चे ने डायरेक्टली गैस भी कर लिया होगा। मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता हूँ कि आप गैस करें क्वेश्चंस को या फिर कोई गलत मेथड से सॉल्व करें। हमेशा राइट अप्रोच यूज़ करें, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे टॉपिक में। यहाँ जब तक आपको राइट अप्रोच नहीं आएगी तब तक कोई नया सवाल आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि ऐसा सवाल दोबारा मेंस में आ जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा चाहिए एडवांस्ड में रिपीट हो जाए। क्या पता इसी का एक लेवल अप करके क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम कर दिया, जहाँ पर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा हो या फिर कोई और तरीके का ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बन रहा हो। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, और हमेशा दिमाग में बैठा के ये रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर से आपको रिलेट करना है। जहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी अपन ने क्या करा, Z1 माइनस Z3 को एकदम अपन ने वेक्टर से कोरिलेट कर लिया, Z2 माइनस Z3 को अपन ने एकदम वेक्टर से कोरिलेट कर दिया कि Z2 माइनस Z3 में माइनस π/3 का जब आपका मल्टीप्लीकेशन हुआ तब आपको कौन सा रिजल्ट मिला, Z1 माइनस Z3 मिला। अब Z1 माइनस Z3 पढ़ना भी जरूरी है ना। ये जो Z1 है ये मेरे पास हेड वाला पार्ट है, Z1 इज दिस पार्ट, एंड Z3 इज द पार्ट ऑफ टेल। और वैसे ही Z2 कौन सा पार्ट है, हेड पार्ट, और Z3 कौन सा पार्ट है, टेल का पार्ट है। तो ये वेक्टर भी पढ़ने आने चाहिए और इनमें किस तरीके से रोटेशन थ्योरम लग रही है वो भी आना चाहिए। तो अगर अपन इसका आंसर देखें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, और हमेशा ये याद रखना कि इसके बाद जो चीज़ देगा ना आपको, यहाँ पर जो चीज़ देगा यहाँ पर हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा कि रोटेशन में तो भैया हमने e⁻π/3 में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप e⁻π/3 में इसको कन्वर्ट कर लो ना। जैसे मैंने अभी क्या करा, इसको फटक से किस में कन्वर्ट कर लिया, यूलर में कन्वर्ट कर लिया। e⁻iota को अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो डायरेक्टली मैंने इसको उससे कंपेयर कर लिया, तब मेरे को जाके कहीं दिखा कि हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो कभी भी ऐसा लगे कि रोटेशन लग रहा है, कोशिश हो रही है रोटेशन लगने की, और e⁻iota थीटा में कभी चीज़ें निकाल के नहीं देगा, वो आपको खुद ही वहाँ पर अप्लाई करके लगानी पड़ेंगी। e⁻iota थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगेन इसके बाद बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी मेरे को सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए लगा क्योंकि अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली करोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखता हुए प्रॉपर दिखेगा कि यहाँ पर अपन वेक्टर रिजल्टेंट को यूज़ कर रहे हैं। अब वेक्टर रिजल्टेंट को कुछ तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, फिर आगे अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स z प्लस आयोटा z एंड आयोटा z ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज 18। इन ये तीन हमारे पास क्या है, बेसिकली पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स से हमारे पास जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्राइंगल का एरिया हमें दे रखा है 18। तो हमसे मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू पूछी है। अब मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले तो हमें ये बताओ। बट मॉड्यूलस एक्चुअली रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। किसी भी वेक्टर का या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे अगर आप मॉड लगाते हो तो मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कहाँ से, ऑरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले ध्यान देखना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए p, जिसको मैं बोल देता हूँ z। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मान लेता हूँ q, जिसको मैं बोल देता हूँ आयोटा इंटू z। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेता हूँ मैं z, जिसको मैं बोल देता हूँ z प्लस आयोटा z। अगर आप इस r को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको देखेगा कि यहाँ पर p और q का रिजल्टेंट या फिर p और q का सम आपको दे रखा है। क्या ये चीज़ आप देख पा रहे हो? अगर नहीं देख पा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन आपको इसको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आर है बेसिकली एक तरीके से रिजल्टेंट है पी और क्यू का। अब पी तो अपन को समझ में आता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्यू के साथ क्या खेल खेल रखा है। पी में क्या हो रखा है, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बोला है, और क्यू में क्या हो रहा है, क्यू वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यू वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड का मल्टीप्लीकेशन हो रखा है किसके साथ, आयोटा के साथ। समझ में आ रही है, जेड को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर रखा है। मतलब z क्या है, z मेरे पास p ही है, उस p में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रखा है, आयोटा का मल्टीप्लिकेशन हो रखा है। अब मैं आयोटा को यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ e⁻iota इंटू π/2। मतलब जब मैं p वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में π/2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को आयोटा z मिल रहा है। मतलब ध्यान से समझो, बहुत अमेजिंग चीज़ है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन एकदम बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व होते हैं रोटेशन थ्योरम के। तो जैसे मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z, ये p है जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास z, और ये o है, दिस इज माय बेसिकली ओरिजिन, ये मेरे पास क्या है ओरिजिन है। अब इस z में मैं जब मैं किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आयोटा z के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये π/2 क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। आयोटा z मेरे को कहाँ पर मिलेगा, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा लाइन बनाने में दिक्कत हो सकती है। आयोटा जेड बेसिकली मेरे को मिलेगा यहाँ पे, मतलब ये जो क्यू है मेरे पास, दिस क्यू इट इज़ नोन एज आयोटा इंटू जेड, ये क्यू है मेरे पास आयोटा जेड, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है π/2, क्योंकि जब मैं p में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आयोटा e⁻ आयोटा इंटू π/2 का, तब मेरे को कौन सा मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। अब ये जो रिजल्टेंट है ना आर इज बेसिकली माई रिजल्टेंट, आर मेरे पास क्या है, आर है सम किसका, जेड प्लस आयोटा जेड, और यहाँ पर मेरे पास जेड क्या था, जेड था मेरे पास पी, और ये आयोटा जेड क्या था, आयोटा जेड था मेरे पास क्यू। अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोरिलेट करते हैं वेक्टर से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम या फिर एक स्क्वायर, कुछ भी बोलो, पैरेललोग्राम ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर स्क्वायर ज़्यादा कहते रहेगा क्योंकि साइड इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम या फिर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँ कुछ इस तरीके से, तो आर मेरे पास क्या है, बेसिकली आर इन सबका रिजल्टेंट है, तो आर मेरे पास कहाँ पर आएगा, बेसिकली थोड़ा और ध्यान से समझो आप, आर जो मेरे पास आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, दिस इज़ माई आर, ये मेरे पास क्या आ रहा होगा आर, और आर के कोऑर्डिनेट कितने हैं, जेड, एक सेकंड, आर के कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास वो है z प्लस आयोटा इंटू जेड। तो समझ में आया, ये आर आपके पास कहाँ पर आ रहा है, आर इज बेसिकली दिस रिजल्टेंट, आर क्या है मेरे पास, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, ये मेरे पास बेसिकली आर है। एक मिनट, इसको अगले पन्ने में और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेरे पास थी, एक सेकेंड, जैसे ये, एक मिनट, ये मेरे पास थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये मेरे पास थी एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एक दूसरी पेन से अपन रिप्रेजेंट कराते थे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास ये p जिसकी कोऑर्डिनेट है मेरे पास z, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सेकंड, यहाँ पर दिक्कत ये है ना, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनने में बहुत दिक्कत कर रही है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है q जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास आयोटा इंटू जेड। अब यहाँ पर जो अपने पास रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट किस तरीके से निकल के आ रहा है, कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। और आर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, आर को अपन कुछ, एक मिनट, आर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, आर को कुछ अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि आर क्या है, बेसिकली आर जो है ये रिजल्टेंट है अपने पास, दिस इज माय आर, और आर के कोऑर्डिनेट कितने हैं, वो है जेड प्लस आयोटा इंटू जेड। ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ये मेरे पास आर निकल के आ रहा है। अब अपन से क्या बोला है, अब अपन से बोला है कि पी क्यू आर वाले जो पॉइंट्स है उनका एरिया अपन को दे रखा है। अगर ये एक पैरेललोग्राम या फिर स्क्वायर है तो ये मेरे पास इसकी क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। तो पी क्यू आर का एरिया, यानी किस एरिया की बात हो रही है, ये वाला जो अपर वाला एरिया दिख रहा है आपको पी क्यू आर, ये एरिया अपन को दे रखा है कितना, 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपन को कितना दे रखा है, वो दे रखा है 18 SQ यूनिट, ठीक है। ये अपन को एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है। और पूछा क्या है अपन से, पूछा है मॉड्यूलस ऑफ जेड, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं बताता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ जेड बेसिकली ये मेरे पास ओरिजिन है, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड मेरे पास क्या है पता है, ये है, आप सबको पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये सब आपको बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर में सबने पढ़ा होगा कि मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। तो अगर ये मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ जेड है, तो ये आयोटा इंटू जेड का अगर मैं मॉड्यूलस निकालूँ, मैं बोलूँ आयोटा इंटू जेड का मॉड्यूलस कितना होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ आप लिखोगे आयोटा इंटू मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ आयोटा 1 होता है और मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना होगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो मतलब यहाँ से कि यहाँ तक का डिस्टेंस भी मेरे पास कितना है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो माई मॉड्यूलस ऑफ जेड। और क्योंकि ये मेरे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर या फिर पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो नीचे वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, ओ क्यू पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ओ क्यू पी जो होगा वो मेरे पास बराबर होगा कौन से, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो पी क्यू आर का एरिया कितना है, पी क्यू आर का एरिया है मेरे पास 18, और वो बराबर होगा ओ क्यू पी के एरिया के। अब ओ क्यू पी का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ जेड इंटू मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर किसके बराबर निकल के आ गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर निकल के आ गया 36 के, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड √36, यानी मॉड ऑफ जेड निकल के आ गया मेरे पास 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो गया 6। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली कुछ इस सेंस में भी कर सकते हो। कोई बच्चा अगर सोचे कि पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है और आर रिप्रेजेंट करता है बेसिकली इस चीज़ को, कई बच्चे ऐसा भी मान लेते हैं कि ये ही मेरे पास आर है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, मॉडल ऑफ, इसको मॉड ऑफ जेड मानते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पर भी इसको मॉड ऑफ जेड मानते हैं, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर देते हैं। पर अगर कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछे इस क्वेश्चन का तो ये है, क्योंकि आर जो है आपके पास एक तरीके से वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास रिजल्टेंट को,
किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, एक पी है एक क्यू है, उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मेरे पास क्या है, आर है। तो इतनी बारीकी से आपको समझने की जरूरत है रोटेशन थ्योरम को। यहाँ पर रोटेशन थ्योरम का कुछ भी यूज़ नहीं था, एक रत्ती भर यूज़ नहीं था रोटेशन थ्योरम का, बस इतना यूज़ था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर पी जेड था जिसको आप मूव करा, जिसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके आपने क्यू आयोटा जेड एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करा। बस आपको इतना समझना था कि वहाँ पर पाई बाय 2 का मल्टीप्लीकेशन होता है। और वो अगर आप बेसिक थ्योरी पढ़ी है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो वहाँ पर सब पढ़ाते हैं कि आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ाई जाती है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर इन तरीके के क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली तुक्के मार के कर रहे हो ना, आप डायरेक्टली ऐसे कर रहे हो, इसका एक डायरेक्ट आंसर ये भी है। कई बच्चे इसी वाली साइड को मॉड आर मान लेते हैं, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर इसका आंसर ये लिख देते हैं, हाफ इंटू मॉड ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभार क्या होगा, ये जेई एडवांस में मान लो एक क्वेश्चन आ गया तो वो सारी इन डेप्थ ऐसी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, फिर करवा सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या रखनी है, हमेशा याद रखनी है। अब एक और क्वेश्चन लेके आ रखे हैं अपन, ये भी काफ़ी मतलब उतना अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, पर हाँ थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हो। बाकी जो बेसिक यूज़ है वो अगेन रोटेशन थ्योरम का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो पहले। भले ही थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, पर जब तक खुद अटेम्प्ट करना नहीं सीखोगे तब तक कोई आपको आके कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस एक इक्वेशन दे रही है आपको, इसके दो रूट्स हैं Z1 और Z2। अज्यूम दैट द ऑरिजिन Z1 कॉमा Z1 एंड Z2 फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये अब इसने दी काम की चीज़। काम की चीज़ क्या दी, जो काम की चीज़ होती है ना सवाल से वो पकड़नी होती है आपको। काम की चीज़ भैया ने ये दी, वो बोल रहे हैं कि एक ऑरिजिन है, ये मेरे पास ऑरिजिन है, इसको अपन ओ मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास 0,0 है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास Z1, इसको मैं मान लेता हूँ P, और इसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास Z1। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Q, और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास कितने, Z2। अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना इन सब के बीच में, ये कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है, क्वेश्चन में बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। अगर आप को लग रहा होगा कि भैया बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपको पास दे रखा है। ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बनेगा बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बनेगा, जब आपने Z1 में मल्टीप्लीकेशन करा होगा किसका, π/3 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी तो आपको Z2 मिला होगा। यानी कि Z2 को अगर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा, Z2 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, Z2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, Z1 इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा इंटू π/3। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको पकड़ना है रोटेशन थ्योरम की मदद से, कि ये जो ट्राइंगल है मेरे पास क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो P से Q जाते वक्त आपने किसका मल्टीप्लाई करा है, P से Q जाते वक्त आपने मल्टीप्लाई करा है ई रेस टू दी पावर आयोटा इंटू π/3 का। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करा है तो मैंने Z2 को क्या कर लिया, Z1 के टर्म्स में लिख लिया। अब बताओ, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक इक्वेशन आपको गिवन है Z² प्लस यहाँ पर दिया हुआ है AZ प्लस B इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं आपके पास, सबसे पहला रूट है Z1, दूसरा रूट है अपने पास Z2। तो सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना निकल के आ रहा है, सम ऑफ रूट Z1 प्लस Z2 निकल के आ रहा है अपने पास माइनस का A। अब Z2 की जगह डायरेक्टली ये रख देते हैं ना, Z1 इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस का 3। तो Z1 प्लस Z2 की जगह रख दिया अपन ने Z1 इंटू ई रेस टू दी पावर प्लस आयोटा इंटू π/3, और इसकी वैल्यू निकल के आ रही है माइनस का A। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना निकल के आएगा, Z1 इंटू Z2 का जो प्रोडक्ट है वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा मेरे पास B, Z1 प्लस Z2 माइनस B अपॉन C अपॉन A। ठीक है, Z1 Z2 का प्रोडक्ट कितना निकल के आ गया, B निकल के आ गया। अब अपन से क्या पूछ रहा है, A और B में रिलेशन पूछ रहा है। अगर आप MCQ को ध्यान से देखो, अब यहाँ पर MCQ से थोड़ा सा चीज़ें उठाने की जरूरत है। MCQ में सब जगह A स्क्वायर और A स्क्वायर पूछा है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो ना, तभी तो A स्क्वायर जनरेट होगा। तो पहले तो Z1 कॉमन लो और स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू दी पावर आयोटा इंटू π/3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक इक्वेशन तो अपने पास ये बन के आ गई है, Z1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई रेस टू दी पावर आयोटा इंटू π/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। और एक इक्वेशन है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू B। तो Z1 इंटू Z2 की अगर भी Z1 रख दो तो वहाँ आ जाएगा Z1 इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा इंटू π/3 इज इक्वल टू B, यहाँ पर आ जाएगा। और साफ साफ दिख रहा है दोनों को डिवाइड करना है, तो Z1 और Z1 स्क्वायर कैंसिल हो गए हैं। A स्क्वायर अपॉन B इक्वल टू क्या बन गया, A स्क्वायर अपॉन B इक्वल टू मेरे पास बन गया है 1 प्लस ई रेस टू दी पावर आयोटा इंटू π/3 और इसका होल स्क्वायर। और नीचे भी सेम है, ई रेस टू दी पावर आयोटा इंटू π/3। अब ये वाली चीज़ तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, इस वाली चीज़ को सॉल्व करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका होल स्क्वायर करो तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस ई रेस टू दी पावर आयोटा
इंटू 2 पाई बाई 3 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा इंटू पाई बाई 3 और अपॉन में मेरे पास क्या लिखा हुआ है ई रेस टू दी पावर आयोटा इंटू पाई बाई 3। बस अब डिवाइड करते रहो, तो डिवाइड करते रहोगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू कितना आ गया, वो निकल के आ गया ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा इंटू पाई बाई 3 प्लस ये ई रेस टू दी पावर आयोटा इंटू पाई बाई 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आयोटा इंटू पाई बाई 3 बचेगा, प्लस ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी तो +2 यहाँ पर बचेगा। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जो आयोटा वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और कॉस पाई बाई 3 का 2 टाइम्स हो जाएगा, और कॉस पाई बाई 3 होता है मेरे पास कितना 1/2, तो 2 टाइम्स ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ मेरे पास लिखा हुआ है कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस का 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 1 मेरे पास हो जाएगा बेसिकली शायद 3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 3 मेरे पास कितना होता है 1 होता है, तो 2 + 1 3, तो ए स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर निकल के आ गया है, ए स्क्वायर मेरे पास बराबर निकल के आ गया 3b के। तो ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ दे रखा है यानी कि बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आंसर है। तो रोटेशन थ्योरम के क्वेश्चन कोई ऐसे हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली यहाँ पर ट्राई करना है। बाकी तो मैंने 3 ही क्वेश्चन ले रखे हैं, इसलिए ले रखे हैं ताकि आपको थोड़ा मैंने जो थ्योरी पढ़ाई वो आपके माइंड में फिट हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन अपन को अटैक करने हैं। बाकी कोई मोटिव नहीं है वीडियो बनाने का, बस इतना सा मोटिव है कि क्वेश्चन थोड़े से अटैक करने आ जाए, थोड़े सीख जाओ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बताई रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा कुछ अच्छे कमेंट्स कर दिया करो, मतलब थोड़े से भी कमेंट्स कर दो कि भैया अच्छी लग रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट नया पढ़ा, ये आज पहली बार पढ़ा, ये कुछ नया सीखने को मिला, तो अच्छा लगता है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज की वीडियो में बताए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।